हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीरज और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एएलपी का जो वैकेंसी निकला है इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी सैलरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले इस फॉर्म को भरने के लिए, प्लस एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कैटेगरी वाइज कहाँ पे कितना पोस्ट है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जितना भी डाउट होगा इस वीडियो के थ्रू सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए, ये एप्लीकेशन का स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 15 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आपका 14 जून तक फॉर्म भरा जाना है। सो लास्ट डेट आपका 14 जून है और फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो अगर अभी तक आप फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किए हैं तो ये वीडियो को देखने के बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं रहेगा। और लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट का बात किया जाए तो 16 जून है लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट। और एग्ज़ाम का नोटिफाई लेटर यानी कि बाद में पता चलेगा, और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आएगा और रिज़ल्ट भी बाद में पता चलेगा। सो ये था इंपॉर्टेंट डेट्स। आइए अब बात करते हैं अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो देखिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स का 500 रुपया लग रहा है और SC ST PWBD एक सर्विसमैन का 250 रुपया लग रहा है, और पेमेंट आपको ऑनलाइन में करना है। सो पेमेंट हो गया। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे एज है, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 साल होना चाहिए। जनरल का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी का हो गया, 3 साल का गैप मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन एज पर देयर रेगुलेशन, और रेलवे का रेगुलेशन है कि 3 साल ओबीसी को छूट मिलता है और 5 साल आपका SC ST को छूट मिलता है। सो वो ध्यान में रखिएगा, यानी कि जो लोग ओबीसी में उनका मैक्सिमम एज 33 हो जाएगा और जो लोग SC ST में है उनका मैक्सिमम एज 35 हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। तो देखिए, यहाँ पे 10th पास अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन साथ में आपका ITI भी होना चाहिए। अगर आपने ITI किया है या फिर डिप्लोमा किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 पास नहीं चलेगा। यहाँ पे आपके पास या तो ITI या फिर डिप्लोमा, दोनों में से कोई भी एक होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और किस किस ब्रांच में आप फॉर्म भर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ। अगर ITI आप फिटर से किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका दिया हुआ है। अगर ये सब के अंतर्गत आप आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि सिंपल देखिए, कहा जाए तो 10 प्लस ITI मांग रहा है, और डिप्लोमा किए हैं तो 10 प्लस डिप्लोमा आपका ले रहा है। और बाकी कौन कौन सा ट्रेड है यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि आप इस ट्रेड के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। अब बात करते हैं आज से मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे टोटल आपका 3 एग्जाम होने वाला है। पहला तो CBT 1 होगा, उसके बाद जो बच्चा CBT 1 में पास होगा उसको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, और CBT 2 में पास होने के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसी को साइको भी बोलते हैं, साइको टेस्ट है। LP में जो लोग भी पहले फॉर्म भरे होंगे उन लोग को पता होगा, साइको टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो ये है मोड ऑफ सिलेक्शन। अब बात करते हैं यहाँ से पोस्ट और सैलरी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे टोटल पोस्ट है 11,127, और सैलरी का बात किया जाए तो देखिए, बेसिक पे आपको यहाँ पे सिर्फ 19,900 दिख रहा होगा, लेकिन इतना पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। इससे कई गुना, लगभग डबल से भी ज़्यादा पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे मिनिमम आपको 45,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप मान लीजिए एक बहुत मेट्रो सिटी में, बड़े शहर में, तो आपको 60,000 तक पेमेंट मिल सकता है। यहाँ पे ओवर टाइम का भी मिलता है, किलोमीटर के हिसाब से भी पेमेंट मिलता है। मिनिमम 45 मिलेगा और आपका 60 से ऊपर भी सैलरी जा सकता है मैक्सिमम, अगर जाएगा तो। पेमेंट यहाँ पे अच्छा खासा, पेमेंट को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है।
अब बात करते हैं यहाँ से कैटेगरी वाइज कहाँ पे कितना पोस्ट है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी कुछ कुछ जगहों का मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि कैटेगरी वाइज किस में कितना पोस्ट है। तो देखिए यूआर में यानी कि जनरल में आपका टोटल है 4860, एससी में है टोटल 1746, एसटी में है 919, उसके बाद ओबीसी में 2598 और ईडब्ल्यूएस में 1004, टोटल है 11127। और एक सर्विसमैन का भी आप देख सकते हो, एक सर्विसमैन का है 1115। और बाकी हर स्टेट वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो आरआरबी जोन है जोन वाइज भी यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ आप देख सकते हो। एक दो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यूआर में देखिए भुवनेश्वर में अच्छा खासा सीट दिया हुआ है। यूआर में भुवनेश्वर जोन जो है यहाँ पे 548 सीट है, यूआर कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सेकेंड हाईएस्ट है वो है यहाँ पे सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का ईसीओआर जोन में 387 है, आप ये देख लीजिए। इसके अलावा थर्ड में आप देखिए प्रयागराज है, एनसीआर जोन में 284 है। अजमेर का एनडब्ल्यूआर जोन में 262 है। सो ये आप जोन देख सकते हो। जम्मू में आपका गुवाहाटी में 272 है ये यूआर का। बाकी एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी सारा कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर देख सकते हैं। सो ये है कैटेगरी वाइज पोस्ट आपका दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से एग्जाम पैटर्न। ये सबको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सीबीटी 1 में आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे सीबीटी 1 के बारे में। तो सीबीटी 1 में टोटल आपसे 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और टोटल 75 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपको 60 मिनट मिलने वाला है और 1/3 नेगेटिव होगा। सो ये रहेगा सीबीटी 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। बात करते हैं सीबीटी 2 के बारे में। तो सीबीटी 2 में टोटल देखिए 175 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और टोटल 175 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव यहाँ पे भी होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे 2 पार्ट में एग्जाम होने वाला है। एक ही दिन होगा लेकिन 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में आपको 90 मिनट मिलेगा जहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और सेकेंड पार्ट में आपको 60 मिनट मिलने वाला है जहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। लेकिन आपका जो कटअप बनेगा वो पार्ट ए के आधार पे बनेगा। ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए के आधार पे आपका कटअप बनने वाला है और जो पार्ट बी है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा और इसमें अगर आप 35% ला देते हैं पार्ट बी में तो आप पास हो जाएंगे। सो ये आपको ध्यान में रखना। पार्ट ए आपका कटअप यही से डिसाइड होगा, यानी कि पार्ट ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पार्ट ए में अब क्या क्या आएगा वो भी आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। पार्ट भी आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है, उसमें सिर्फ आपको 35% लाना है जहाँ पे 75 क्वेश्चन दिया जाएगा और 60 मिनट का वक्त रहेगा। पार्ट ए में देखिए, पार्ट ए में मिनिमम पासिंग मार्क्स है यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40% अगर आप लाओगे तो आप पास हो जाओगे पार्ट ए का। ओबीसी का बात किया जाए एनसीएल में तो 30% लाना होगा, एससी को भी 30% लाना होगा और एसटी को 25% लाना होगा। ठीक है, और पार्ट ए मार्क्स को ही काउंट किया जाएगा स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और इसके अलावा पार्ट बी तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 35% कम से कम लाना है। इसके बाद आपका होगा सीबीएटी एग्ज़ाम। सीबीएटी एग्ज़ाम के बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या उसमें क्या सिलेबस है, वो सब आगे इस वीडियो में बात करने वाला। उसी को ही साइको टेस्ट भी बोलते हैं और सीबीएटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो देखिए टायर 1 का ये आप सिलेबस देख सकते हो, ये टायर 1 का यानी कि फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा टायर 1 75 नंबर का, उसका ये सिलेबस है। और सिलेबस में आप देख लीजिए मैथ आपका आने वाला है, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आएगा और आपका जनरल साइंस आने वाला है। यानी कि आपका करंट अफेयर गया, करंट अफेयर आपका नहीं आने वाला है। और आप देख लीजिए साइंस में देखिए क्या क्या आने वाला है, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, लाइफ साइंस आएगा, वो भी 10th स्टैंडर्ड का आने वाला है। यानी कि जीके भी चला गया यहाँ से और करंट अफेयर भी चला गया। यहाँ पे मतलब करंट अफेयर और जीके का कोई रोल ही नहीं है। यानी कि आपका मैथ रीजनिंग और साइंस अच्छा हुआ तो आप ये वाला एग्ज़ाम आराम से निकाल लोगे।
बाकी मैथ में आप देख लीजिए, मैथ में क्या आने वाला है ये आप देख सकते हो। मैथ में आपका नंबर सिस्टम आएगा, बॉड मास आएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम। मतलब जैसे जो ग्रुप डी में आता है वैसा ही मैथ आने वाला है, और रीजनिंग में भी सेम उसी तरीके से आने वाला है। यानी मैथ रीजनिंग आपका रेलवे के हिसाब से एकदम नॉर्मल आने वाला है, और आपका जनरल साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी लाइफ साइंस आता है उसी टाइप का आएगा, 10th स्टैंडर्ड का आने वाला है। सो ये है टायर 1 का सिलेबस। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेकर रखना चाहें तो रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं टायर 2 के सिलेबस के बारे में। तो टायर 2 में आपको पता ही है कि 2 पार्ट में एग्जाम होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए में पास होना जरूरी है, और पार्ट ए से ही आपका कटअप बनने वाला है। पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको 35% बस नंबर लाना होगा, उससे ज़्यादा लाने का जरूरत है। मतलब अगर लाओगे भी तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम आपको 35% पार्ट बी में लाना होगा। पार्ट ए से आपका कटअप बनेगा, और पार्ट ए में जनरल को 40% लाना है, ओबीसी को 30%, एससी एसटी को एससी को आपका 30% और एसटी को 25% लाना होगा। अब बात करते हैं पार्ट ए में टायर 2 में क्या आने वाला है। तो देखिए पार्ट ए में मैथमेटिक्स आएगा, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आएगा, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा। ये है पार्ट ए का। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो प्रोजेक्शन आने वाला, द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग आने वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब आएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट एडुकेशन, आईटी लिटरेसी, ये बेसिक इंजीनियरिंग में आएगा। और बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में देखिए जो आपका टायर 1 में आने वाला है वही सेम यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये टायर 2 एग्ज़ाम है। तो मैथ रीजनिंग तो सेम ही आने वाला है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जा रहा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये थोड़ा सा आपका जैसे आप आईटीआई की है या फिर डिप्लोमा की है तो उससे आपका थोड़ा रिलेटेड ही है। बाकी सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। और पार्ट एक कंपलसरी है, इसमें जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना आपका रिजल्ट बनने का चांस रहेगा। वही पार्ट बी का सिलेबस का बात किया जाए तो पार्ट बी देखिए यहाँ पे पार्ट बी इज़ ओनली ए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस। यानी कि जो भी आपका ट्रेड है, जैसे मेरा जैसे किसी का इलेक्ट्रिशियन होता है, किसी का फिटर होता है, किसी का मैकेनिक्स का होता है, मतलब आपके ट्रेड के हिसाब से पार्ट बी में क्वेश्चन आने वाला है, और उसमें आपको 35% नंबर लाना है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आप सिलेबस आप देख लीजिए, ये है पार्ट बी का सिलेबस, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये पार्ट ए का सिलेबस है, सो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं सीबीएटी का। सीबीएटी में देखिए आपका साइको टेस्ट होने वाला, और यहाँ पे या पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे उतना डिटेल में तो दिया नहीं हुआ, और ये देखिए मैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसी से मैंने ये लिया हुआ है, ये स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे मेनली देखिए रीजनिंग जैसा ही होता है, उसमें मेमोरी टेस्ट आपका होता है कि मेमोरी आपका कितना स्ट्रांग है। उसमें पिक्चर्स वगैरह दे दिया जाता है साइको टेस्ट में, उसमें पहचानना होता है कि कितने नंबर पे ये पिक, मतलब पहले 2 मिनट के लिए दिखा दिया जाता है, उसके बाद आपको पहचानना होता है कि कितने नंबर पे क्या था। मतलब रीजनिंग जैसा है, थोड़ा सा रीजनिंग से थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन रीजनिंग ही मेनली देखा जाए तो ये है। तो ये आप देख लीजिएगा सीबीएटी का, ये आपका सिलेबस में ये क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपका आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को शायद नहीं भर पाएंगे, इसलिए आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर अभी तक आप बनवाए नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले बनवा लीजिएगा। 14 जून को लास्ट डेट है, यानी कि लगभग अभी भी 1 महीना बचा हुआ है। और कुछ नाम में मिस्टेक है तो नाम का मिस्टेक भी सही करवा लीजिएगा। मतलब आधार कार्ड में जो भी आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा।
क्योंकि अगर आप बाई चांस अभी फॉर्म भर देते हैं फिर बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकता है। इसी वजह से फॉर्म भरने से पहले आप सब कुछ सही करा लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपका मिस्टेक है, जैसे आधार कार्ड में हो गया या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में या फिर रेसिडेंट में या फिर बैंक डिटेल्स में या फिर आपका 10th का मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में, अब कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो पहले उसको ठीक करवा लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए आधार कार्ड आपका लगने वाला है, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट बनवाने का, कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट बनवा लीजिएगा और एसडीओ लेवल के ऊपर, मतलब आरओ लेवल के ऊपर ही बनवाइएगा, एसडीओ का ज़्यादा मान्यता होता है। सो कोशिश कीजिएगा एसडीओ लेवल का बनवा लीजिएगा। इसके अलावा रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और अगर आप अप्रेंटिस किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपका लगने वाला है, उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और बैंक डिटेल्स होना चाहिए, बैंक डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ता है, ज़रूरी है क्योंकि उसी पे आपका पैसा वापस होता है। साथ ही साथ 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई और डिप्लोमा अगर आप किए तो इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके अलावा आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सो ये चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगने वाला है। सो यहाँ एंड होता है। आई होप हर चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर किया और हर चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया है। बाकी अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग भी फॉर्म को अच्छे से भर सकें और फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो को देख सकें। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।